नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर हम उपस्थित हैं आपके सामने अपने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक जो पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे हैं उसमें। और आज क्लास संख्या की 44। इसमें हम लोग भारतीय भूगोल जो है, भूगोल के अपने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेंगे और देखेंगे कि ये प्रश्न हमारी परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं और उसके उत्तर क्या होते हैं और उन्हें उत्तर हमें कैसे टैकल करते हैं। तो आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। इसमें बिना देर के हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो भूगोल है, भूगोल में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपके कुछ इंडियन ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं, कुछ पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। तो इसमें आपको मिक्स में दोनों में एक ही का करा रहा हूं। जैसे कि आज का पहला हमारा प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? नवगठित तारा है, ग्रह विस्फोट है, या फिर एक मृत प्राय तारे का विस्फोट है, या फिर एक धूमकेतु है। तो यहाँ पे ये याद रखना, सुपरनोवा हमेशा जो है एक मृत प्राय तारे के विस्फोट को कहा जाता है। इसमें क्या है, जब सुपरनोवा में द्रव्यमान जो अधिक द्रव्यमान वाला तारा होता है, तो जो अंतिम विस्फोट होता है उस अंतिम विस्फोट के तौर पे हम जानते हैं। इस प्रक्रिया में क्या है, आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर आपको भारी मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। भारी मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होगी और प्लस प्रकाश, ये दोनों चीजें यहाँ पे आपकी उत्पन्न होती हैं। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे और बात करते हैं। ये प्रक्रिया जो है श्याम विवर या जो न्यूट्रॉन तारे है उसके निर्माण का कारण भी बनते हैं। इस चीज को क्या मतलब, ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल के निर्माण का भी कारण ये बन सकता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दी थी? आइंस्टीन ने दी थी, न्यूटन ने दी थी, एस चंद्रशेखर ने दी थी, या फिर हब्बल ने दी थी? तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये एस चंद्रशेखर जी हैं। ये भारतीय वैज्ञानिक हैं, भारतीय मूल के हैं। तो इन्होंने ही दिया था। और इन्होंने क्या किया था, एक जो है जो तारे के विकास और उसकी जो अंतिम चरण था उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया और एक चीज का निर्धारण किया जिसे हम चंद्रशेखर सीमा के नाम से, चंद्रशेखर सीमा, इसको दिया कि इस सीमा के बाद क्या होता है, हमेशा तारे का विस्फोट हो जाता है और ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है, क्योंकि उनका विस्फोट होता है और उसके बाद जो है सैम्पल बनता है। हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, वह सीमा जिसके बाहर तारे के आंतरिक संकुचन से अस्थिर हो जाते हैं क्या कहलाती है? हब्बल सीमा कहलाती है, आइंस्टीन सीमा कहलाती है, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है, या फिर न्यूटन सीमा कहलाती है? क्या प्रश्न क्या है, फिर से समझ लीजिएगा। वह सीमा जिसके बाहर तारे का आंतरिक संकुचन अस्थिर हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको याद रखना है, जैसे कि अभी थोड़ी देर मैंने पढ़ाया, इसकी खोज जो है आपकी चंद्रशेखर जी ने की थी और चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना। ये फिर चंद्रशिखा है क्या? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये 1.4 सौर द्रव्यमान, अगर इस ब्रह्मांड को जो है तारा पार कर लेता है, इसके बाद क्या होगा, वो हमेशा जो है ब्लैक होल का निर्माण कर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न, पृथ्वी की ध्रुवी में परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का कारण, यह सुझाव किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, मिलुटिन मिलानकोविच ने दिया था, या फिर केपलर ने दिया था? देखिए, प्रश्न बहुत ही साधारण है, सिंपल सा पूछा जा रहा है कि जो ध्रुवी पृथ्वी है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे झुकी हुई है, इस झुकाव के कारण ही हमेशा जो है जलवायु परिवर्तन होता है। ये किसने दिया था? तो ये आपके मिलुटिन मिलानकोविच के द्वारा दिया गया था। इस चीज को याद रख। हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह मत किसका है? टालमी का है, वराहमिहिर का है, कोपरनिकस का है, या फिर न्यूटन का है? तो यहाँ पे इनके बारे में याद रखिएगा, ये वराहमिहिर जी हैं। इन्होंने ही जो है, एक खगोल शास्त्री है, इन्होंने कहा था कि पृथ्वी के जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा का विचार प्रस्तुत किया। ये पहले क्या था, पहले ये था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगा, लेकिन ये भाई साहब थोड़ा सा अलग बताए, कहे कि नहीं, पृथ्वी जो है सबकी ओर चक्कर लगा रहा है। इसके बाद में जो है कोपरनिकस ने भी इसी जो है सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से दिया और ये कहीं ना कहीं जो खगोलीय विज्ञान है उसमें एक मील का पत्थर साबित होता है। हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है,
किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? आकार दर्शाता है, दूरी दर्शाता है, तापमान दर्शाता है, या फिर उसका द्रव्यमान दर्शाता है? देखिए यहाँ पे सिंपल सा कलर की बात किया गया है, क्योंकि तारे के रंग को देखकर उसके बारे में पूरी तरह से बताया जा सकता है। तो सामान्यतः ये तापमान को दर्शाता है। अगर यहीं पे बात करते हैं कि जो नीले तारे होते हैं वो ज्यादातर, वहीं पे जो लाल तारे होते हैं अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। इस तरह से वर्गीकरण इसका किया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक निर्धारित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है, निहारिका कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है, या फिर उल्का कहलाता है? तो यहाँ पर ये नक्षत्र के रूप में जाने जाते हैं। जब तारे आकाश में किसी निश्चित आकृति में दिखाई देते हैं तो उसे नक्षत्र या तारामंडल ही कहते हैं। जैसे कि सप्तऋषि आप जानते हैं, कैसा नक्षत्र? सप्त ऋषि। सप्तऋषि के बारे में जानते हैं। ओरायन के बारे में जानते हैं आप? ओरायन, ओरायन के बारे में आप जानते हैं। ये क्या है? ये सब आपके जो है नक्षत्र मंडल की। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है? सूर्य के गुरुत्व से, पृथ्वी के घूर्णन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से, या फिर वायु दाब से? तो यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर के तौर पर आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण ही जो है आपका, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यह केंद्र बल इसी से प्रदान होता है। हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, आकाशगंगा का वर्गीकरण किस रूप में किया गया है? दीर्घवृत्तीय गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, सर्पिल गैलेक्सी के रूप में, या फिर गोलाकार गैलेक्सी के रूप में? तो यहाँ पे इसलिए आप रखना कि इसे सर्पिल गैलेक्सी के रूप में हमने वर्गीकृत किया है, जिसमें केंद्र क्या है? उपहार के तौर पे। केंद्र क्या है? ये आपका उपहार के तौर पे, और जो भुजाएं हैं ये आपकी सर्पिल का। सर्पिल क्या है? इसकी जो भुजाएं हैं ये आपकी सर्पिल हो जाती है। सूर्य इसी गैलेक्सी की एक भुजा में स्थित है तथा ब्रह्मांड संरचना में ऐसे जो है देखने को मिलता है। हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जिस ग्रह का दिन काल अच्छा और जो अच्छी झुकाव है लगभग पृथ्वी के समान है वह कौन सा है? मतलब उनका दिन भी जो है एक समान है, उसका जो अच्छी झुकाव है वो भी लगभग पृथ्वी के समान है। उस ग्रह का नाम बता। शुक्र है, मंगल है, बुध है, या फिर शनि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मंगल। मंगल ग्रह पे इसीलिए जीवन की खोज की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो दिन का काल होता है, अगर बात करें तो अपने यहाँ क्या है 24 घंटे का होता है। यहाँ पे आपका भारतीय मतलब जो आपकी पृथ्वी का समय है 24 घंटे 37 मिनट के समय को ये देखा जाता है। इसके अक्षांशीय झुकाव की बात करते हैं, भारत जो पृथ्वी है इसका 23.5 के आसपास है, तो इनका जो कितना झुकाव है इसका 25 के आसपास इसका झुकाव को देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में भी। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? रासायनिक अपक्रिया से, गुरुत्वीय संकुचन से, नाभिकीय संलयन से, या फिर नाभिकीय विघटन से? ये बहुत आसान प्रश्न है, और इसमें आपका नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है उसी के माध्यम से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, चाहे वो सूर्य हो चाहे कोई छोटा तारा, हमेशा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से ही मिलता है। जिसमें क्या है आपका हाइड्रोजन हो जाता है। हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलयित होते हैं और ये हीलियम में बदल जाए, इससे ऊर्जा का उत्पत्ति होती है। हम चलते अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल है, बुध है, शुक्र है, या फिर नेपच्यून है? तो यहाँ पे सबसे छोटे ग्रह की बात किया गया तो ये आपका बुध ग्रह जो है ये सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह। प्लूटो जो है 2006 में बौना ग्रह घोषित किया जाने के बाद उसे जो है ग्रह की सूची से हटा दिया गया, जिसके बाद से आपका बुध ग्रह ही हो जाता है। पहले यहाँ पे आपका प्लूटो ग्रह को हम लोग रखते हैं। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है?
5 मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, या फिर 12 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हमेशा जो है सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश आता है तो आपका 8 मिनट का समय लगता है। लेकिन ये पूरी एग्जैक्ट जो आपका है वो नहीं है, आपका 8 मिनट यहाँ पे 20 सेकंड का समय लगता है। पूरा आपका ये 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। दूरी की अगर बात करते हैं, इसके बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी लगभग आपका 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किमी। और गति की बात करते हैं, जो प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति, तो इस गति के बारे में आपको याद रखना है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी गति है प्रकाश की। और यही जो 1 वर्ष प्रकाश चलता है, तो 1 वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। तो इन चीजों को यहाँ पे याद रखना है। टोटल समय कितना लगेगा, 8 मिनट 20 सेकंड का समय आपका लगेगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, या फिर काला दिखाई देता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री है उसे हमेशा आपका जो अंतरिक्ष है ये काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं, जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल के बाद ही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और इसके बाद ही हमें आकाश जो है कैसा दिखाई देता है, आपका नीला दिखाई। लेकिन अगर उसका प्रकीर्णन ना हो प्रकाश का, तो हमेशा काला दिखाई देगा, जैसे रात में दिखाई। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है, मंगल है, बुध है, पृथ्वी है? यहाँ पे बुध आपका एकदम सही हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले कि हम इस पर डिस्कस कर चुके। ये क्या है, इसकी कक्षा की अगर बात करते हैं तो कक्षा भी सबसे छोटी है, कक्षा छोटी है, छोटी कैसे है, सबसे छोटी है। और इसका वर्ष की अगर बात करते हैं, वर्ष कितना है, तो लगभग इसका 88 जो पृथ्वी दिन है, पृथ्वी दिन उसके बराबर है। जैसे कि पृथ्वी पर कितना है, 365 में 1 वर्ष पूरा होता है, इसका 88 में ही पूरा हो जाता है। और वहीं पे दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी। तो ये हमारे 15 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी, जिसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी बताइएगा। साथ में ये जो आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है इसको भी बताइए। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किस प्रक्रिया से? नाभ के विफंडन से, नाभ रासायनिक अभिक्रिया से, नाभ के संलयन से, या फिर दहन की प्रक्रिया के माध्यम से? तो आपके उत्तर का रहेगा एनसीआर। आप कल के प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं, भारत में एकता व्यवस्था को संगठित रूप जो है देने वाला शासक कौन सा था? ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलबन था, या फिर खिलजी था? तो यहाँ पे आपको याद रखना ये बेटा आपका इल्तुतमिश है, इसी ने एकता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप दिया। इस प्रणाली में होता क्या था, तो इसमें जो सैनिक है, सैनिकों को वेतन के बदले में भूमि दिया थी। फिर सैनिक को क्या किया जाता था, वेतन ना देकर वेतन की जगह क्या दे दी जाएगी, भूमि दी जाएगी। और ये कहा जाएगा इस भूमि से आप राजस्व वसूली करें, ठीक, राजस्व वसूली करें, ये अधिकार को दे। तो यही क्या व्यवस्था की होती है। तो दोस्तों आज के सेगमेंट में हम इतना ही रखते हैं। कल जो हमारा सेगमेंट होगा ये भारतीय राज्य व्यवस्था का होगा। जरूर से जरूर आप जुड़िएगा, देखिएगा। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो पड़े आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के सेगमेंट में हम इतना ही रखते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो हमारा टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है, जीएफ स्टडी विद संतोष सर के नाम से, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप अपने सारे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।